Hello friends, welcome to my YouTube channel Nursing Officer. Today we are going to discuss about the PYQs of PHC staff nurse. PHC staff nurse की जो पुरानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में देखेंगे. So the first question is, when a patient has episode of epistaxis, nurse can do which of the following action first? एपिस्टेक्सिस यानी कि नोज ब्लीडिंग. जब एपिस्टेक्सिस होता है तो नीचे दिए गए में से कौन सी फर्स्ट एक्शन होगी नर्स की? तो ऑप्शन ए, अप्लाई आइस टू द बैक ऑफ द पेशेंट नेक. पेशेंट की बैक ऑफ द नेक पे हम आइस अप्लाई करेंगे ना, बैक ऑफ द नेक पे नहीं, आइस अप्लाई किया जाता है नोज ब्रिज के ऊपर. सो द ऑप्शन ए इज अ रॉन्ग. ऑप्शन बी, टिपिंग द पेशेंट बैकवर्ड एंड एंकरेज स्वेलोइंग. यानी कि पेशेंट को पीछे झुका करके स्वेलो करने के लिए बोलेंगे. नहीं, स्वेलोइंग एपिस्टेक्सिस जब हो तब स्वेलोइंग नहीं करनी चाहिए. सो द ऑप्शन बी इज रॉन्ग. और पेशेंट को बैकवर्ड नहीं झुकाना चाहिए, हम फॉरवर्ड यानी कि आगे झुका सकते हैं. ऑप्शन सी, डिटरमाइनिंग इफ द पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन. अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है या नहीं वो चेक करेंगे. हिस्ट्री लेना, जब एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, एपिस्टेक्सिस हो रही है, तब हम हिस्ट्री लेने के लिए नहीं बैठेंगे. सो ऑप्शन सी इज अ रॉन्ग. Option D, having the patient lean forward and pinch the nose. Yes, the option D is the right answer because जब एपिस्टेक्सिस हो पेशेंट को तो पेशेंट को लीन फॉरवर्ड यानी कि आगे झुकाएंगे और नोज पिंच करने के लिए बोलेंगे. नोज पिंच होगा जिसकी वजह से वेसल्स कंस्ट्रक्शन होगी और ब्लीडिंग धीरे धीरे रुक जाएगा. यानी कि हम 5 से 10 मिनट तक पिंच करने के लिए बोलेंगे. Second question, the recommended maximum noise level of human being. इंसान के लिए मैक्सिमम नॉइज कितने तक का रेकमेंडेड किया गया है? ऑप्शन ए 85 डेसिबल, बी 100 डेसिबल, सी 110 डेसिबल, डी 160 डेसिबल. यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 85 डेसिबल. WHO recommended the maximum noise level for human being is 85 decibel. So the right answer is 85 decibel. अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर साइड इफेक्ट ऑफ टिपिकल एंटीसाइकोटिक. जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है, जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है उसमें से टिपिकल एंटीसाइकोटिक यानी कि एंटीसाइकोटिक ड्रग के दो टाइप होते हैं, एक टिपिकल और एक एटिपिकल. टिपिकल जो पुरानी ड्रग है और एटिपिकल में न्यूअर ड्रग इंक्लूडेड है. जो टिपिकल ड्रग है उसके मोर साइड इफेक्ट होते हैं यानी कि मोर एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं. और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक में मेजर साइड इफेक्ट कौन सा होगा. अगर हम ईपीएस के बारे में देखें तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में देखे जाते हैं एक्यूट डिस्टोनिया, टार्डिव डिस्काइनेजिया, न्यूरोमैलिग्नेंट सिंड्रोम, एकाथेसिया एटसेट्रा. यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है टार्डिव डिस्काइनेजिया. सो यहाँ पे राइट आंसर होगा टार्डिव डिस्काइनेजिया. सो द टार्डिव डिस्काइनेजिया इज द राइट आंसर. वेट गेन नहीं होगा, थायराइड एबनॉर्मेलिटी नहीं होगी और हेडेक भी नहीं होगा. यानी कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक का साइड इफेक्ट में ऑप्शन में एक ही दिया गया है और वो है टार्डिव डिस्काइनेजिया. सो द राइट आंसर इज टार्डिव डिस्काइनेजिया. अगला क्वेश्चन, ऑक्यूपेशनल डिसीज कॉज बाय कोल डस्ट इज. कोल डस्ट यानी कि कोयले के डस्ट से कौन सा डिसीज होता है? ऑप्शन ए एंथ्राकोसिस, बी एस्बेस्टोसिस, सी सिलिकोसिस, डी बेगासोसिस. यहाँ पे राइट आंसर होगा एंथ्राकोसिस. जो कोल डस्ट से ऑक्यूपेशनल डिसीज होता है उसको एंथ्राकोसिस बोलते हैं. एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस यानी कि जो एस्बेस्टोस से डिसीज हो उसको एस्बेस्टोसिस बोलते हैं.
सिलिकोसिस। सिलिकोसिस यानी कि सिलिका डस्ट यानी कि रेत की डस्ट से जो होता है उसको सिलिकोसिस बोलते हैं और बेगासोसिस यानी कि शुगर केन डस्ट। शुगर केन डस्ट यानी कि गन्ने के डस्ट से जो डिसीज होता है ऑक्यूपेशनल, उसको हम बेगासोसिस बोलते हैं। यहाँ पे राइट आंसर होगा एंथ्रोकोसिस। कोल डस्ट से जो डिसीज होता है उसको एंथ्रोकोसिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी इज कॉल्ड। पस कलेक्शन प्लूरल कैविटी में हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? प्लूरल कैविटी लंग्स में पाई जाती है। लंग्स के दो लेयर होते हैं, एक बाहर का लेयर को पराइटल प्लूरा बोलते हैं, अंदर के लेयर को विसेलर प्लूरा बोलते हैं। इस दो लेयर के बीच में जो कैविटी पाई जाती है उसको प्लूरल कैविटी बोलते हैं। इस प्लूरल कैविटी में अगर पस का कलेक्शन हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए ब्रोंकिएक्टासिस, ऑप्शन बी एम्फाइसेमा, ऑप्शन डी एम्पाइमा, ऑप्शन डी ब्रोंकाइटिस। यहाँ पे राइट आंसर होगा एम्पाइमा। एम्पाइमा, पाएमा यानी कि पस कलेक्शन इन दी प्लूरल कैविटी। ब्रोंकिएक्टासिस, ब्रोंकिएक्टासिस यानी कि एयरवे एयरवे बिकम परमानेंटली डैमेज यानी कि एयरवे यानी कि ब्रोंकाई परमानेंटली डैमेज हो जाती है, वो वाइड हो जाती है और एकदम थिक यानी कि जाड़ी हो जाती है ब्रोंकाई, उसको बोलते हैं ब्रोंकिएक्टासिस। एम्फाइसेमा, और बी में दिया गया है एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा यानी कि एम्फाइसेमा यानी कि एल्वियोलाई डैमेज हो जाए, उसको एम्फाइसेमा बोलते हैं। यानी कि एल्वियोलाई ही डैमेज हो जाएंगे तो एयर एयर ट्रैपिंग होगी और उसमें से एक्सचेंज नहीं होगा, एयर का एक्सचेंज नहीं होगा अच्छी तरह से, और इसको बोलते हैं हम एम्फाइसेमा। ऑप्शन बी में दिया गया है एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा को हम पिंक पफर डिसीज भी बोलते हैं। ठीक है। ऑप्शन डी ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई। सो यहाँ पे राइट आंसर होगा पस इन प्लूरल कैविटी इज एम्पाइमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस इमेज में दिखाया गया है एम्पाइमा। एम्पाइमा दिखाया गया है यानी कि पस कलेक्शन है, जो प्लूरल कैविटी में पस कलेक्शन हुआ है उसको दिखाया गया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, रोसिंग साइन सीन इन। रोसिंग साइन एक साइन है जो किस में देखने को मिलता है? ए कोलिसिस्टाइटिस, बी पेनक्रिएटाइटिस, सी अपेंडिसाइटिस, डी गैस्ट्राइटिस। यहाँ पे राइट आंसर होगा सी अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है रोसिंग साइन। कोलिसिस्टाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लेडर। पेनक्रिएटाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियास एंड गैस्ट्राइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक। रोसिंग साइन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। इस इमेज में दिखाया गया है उस तरह से, अगर पेशेंट का जहाँ पे अपेंडिक्स होता है यानी कि राइट लोअर क्वाड्रन में अपेंडिक्स पाया जाता है, यहाँ पे उसके ऑपोजिट साइड यानी कि लेफ्ट साइड अगर हम इस तरह से पाल्पेट करें तो राइट साइड जहाँ पे अपेंडिक्स है वहाँ पे पेन होगा, और इसको बोलते हैं पॉजिटिव रोसिंग साइन, जो देखने को मिलता है अपेंडिसाइटिस में। सो यहाँ पे राइट आंसर था अपेंडिसाइटिस। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। इस क्वेश्चन से पहले हम देखेंगे क्या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कैसे होता है। यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू ऑफ एबीजी दिखाया गया है। पीएच, नॉर्मल पीएच एबीजी एनालिसिस में कितनी होती है तो वो 7.35 से 45 होती है, और पीसीओ2 35 से लेकर 45 mm ऑफ एच होती है, और HCO3 22 से 26 mm ऑफ एच होती है। अगर पीएच 7.35 से कम हो जाए तो एसिडोसिस होगा, और पीएच अगर 7.45 से ज़्यादा हो जाए तो अल्कलोसिस होगा। यानी कि जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें सबसे पहले पीएच देखने की, और पीएच
के हिसाब से हम अल्कलोसिस है या एसिडोसिस वो पता लगा सकते हैं। अगर 7.35 से कम हुई तो एसिडोसिस होगा और 7.45 से तो अल्कलोसिस होगा। और अब हम देखना है ये मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी। तो उसके लिए हम PCO2 की वैल्यू देखेंगे। PCO2 की वैल्यू 45 से ज़्यादा हो, यानी कि PCO2 ज़्यादा हो जाए तो वो एसिडोसिस होता है, यानी कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। और PCO2 कम होता है रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में। HCO3 हमें मेटाबॉलिक में HCO3 की वैल्यू देखनी होती है। अगर HCO3 की वैल्यू ज़्यादा है 26 से तो वो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो तो HCO3 की वैल्यू कम होगी। इसमें हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए में पीएच सबसे पहले चेक करने की, ऑप्शन ए में पीएच दी गई है 7.5, यानी कि 7.35 से 45, 7.45 से ज़्यादा है, यानी कि अल्कलोसिस है। तो यहाँ पे हमें अल्कलोसिस पूछा गया है, तो ऑप्शन ए शायद हो सकता है। ऑप्शन बी देखे, उसमें पीएच दी गई है 7.30, यानी कि 7.35 से कम, यानी कि ऑप्शन बी नहीं होगा, क्योंकि यह तो एसिडोसिस हो गया। और पीएच ऑप्शन सी में पीएच सी 7.38 है, यानी कि 7.4 को आइडियल माना जाता है, और अगर 7.4 से कम हो तो उसको एसिडोसिस बोलेंगे, और ज़्यादा हो तो उसको अल्कलोसिस बोलेंगे। यहाँ पे 7.38 है जो 7.40 से कम है, इसीलिए ऑप्शन सी में भी एसिडोसिस होगा। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो नॉट आंसर। और ऑप्शन डी में भी 7.26 है, यानी कि एसिडोसिस होगा, तो ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीएच 7.45 7.15, यानी कि अल्कलोसिस पीएच है। PCO2 की वैल्यू 38 है, वो नॉर्मल रेंज में है। और HCO3 13 है, यानी कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। HCO2 की वैल्यू 22 से 26 होती है, यहाँ पे 13 है, HCO3 बढ़ा हुआ है, यानी कि अल्कलोसिस है, वो भी मेटाबॉलिक वाला। अगला क्वेश्चन, when assessing 34-year-old multigravida client at 34 weeks gestation experiencing moderate vaginal bleeding, which of the following most likely alert the placenta previa is patient? 34 वीक का जेस्टेशन है और मॉडरेट वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो प्लेसेंटा प्रीविया के लिए कौन सा साइन देखने को मिलता है? ऑप्शन ए, पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग, बी, यूटेराइन टिटेनी, सी, डल लोअर बैक पेन, डी, इंटरमिटेंट पेन विथ स्पॉटिंग। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग। प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में पूछा गया है, और प्लेसेंटा प्रीविया में पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होती है। प्लेसेंटा प्रीविया यानी कि लोअर यूटेराइन सेगमेंट में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होना, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। सो प्लेसेंटा प्रीविया में पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होती है, जबकि एब्रप्सियो प्लेसेंटा में पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग पाई जाती है। और ये दोनों ही कारण हैं एंटीपार्टम हेमरेज के। प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्सियो प्लेसेंटा इज एंटीपार्टम हेमरेज। अगला क्वेश्चन, टेरिस्टूल इज एविडेंस ऑफ, टेरिस्टूल यानी कि ब्लैक कलर का फाउल स्मेलिंग स्टूल, टेरिस्टूल, वो किस में पाया जाता है? ए, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हेमरेज, बी, हेमरहोइड्स, सी, एनल फिशर्स, डी, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पे राइट आंसर होगा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग। जब जीआई ब्लीडिंग हो तब टेरिस्टूल देखने को मिलता है, यानी कि स्टूल में ब्लड का पाया जाना, उसको बोलते हैं टेरिस्टूल। अगर ये फ्रेश ब्लड हो, स्टूल में अगर फ्रेश ब्लड हो तो उसको बोलते हैं हेमेटोचीसिया, और ब्लैक कलर का स्टूल हो तो उसको टेरिस्टूल बोलते हैं, और उसको मेलेना भी बोलते हैं। अगर अपर जीआई ब्लीडिंग हो तो टेरिस्टूल मेलेना वाला स्टूल पाया जाता है, और लोअर जीआई ब्लीडिंग हो तब हमें हेमेटोचीसिया यानी कि फ्रेश ब्लड देखने को मिलता है।
हेमरहॉइड्स हो, एनल फिशर हो, उसमें फ्रेश ब्लड आएगा, इसलिए यहाँ पे बी और सी आंसर नहीं होगा। और डी इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन हो उसमें ब्लीडिंग नहीं होती, इसलिए ऑप्शन डी इज अ नॉट आंसर। सो द राइट आंसर इज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हेमरेज। अगला क्वेश्चन, विच साइन इज कंसिडर्ड एज वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी? कौन सा साइन वेलकम साइन के रूप में माना जाता है इन प्रेगनेंसी में? वेलकम साइन कौन सा है? ऑप्शन ए लाइटनिंग, बी ऑनसेट ऑफ लेबर पेन, सी सो एंड डी क्विकनिंग। यहाँ पे राइट आंसर होगा लाइटनिंग। लाइटनिंग यानी कि जब फिटस डेवलप होने के बाद मदर के पेल्विक में एंटर करता है, जिसकी वजह से मदर को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही थी वो रिलीज हो जाती है, और इस साइन को वेलकम वेलकम साइन यानी कि लाइटनिंग बोलते हैं। इस पिक्चर में दिखाया गया है उस तरह से धीरे धीरे फीटस की ग्रोथ होती है और वो ऐसे एब्डोमन में पाल्पेट होता है। वो 12 वीक पे पेल्विक से बाहर पाल्पेट होता है एब्डोमन में, फिर 16 वीक पे जाता है, 20 वीक पे अम्बिलिकस के आसपास होता है। इस तरह से जब 14 वीक हो जाए तो वो डायाफ्रेगम के पास पहुंच जाता है और वो मदर को ब्रीडिंग डिफिकल्टी कॉज करता है। उसके बाद वो 14 वीक तक नीचे पेल्विक में एंटर होता है फीटस का हेड, और जिसकी वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही थी वो रिलीज होती है, और इसको वेलकम साइन बोलते हैं, यानी कि लाइटनिंग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।